एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, और शुरू करते हैं अपने सेशन को। ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, और शुरू करते हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। ठीक है, बाकी क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से 1 मिनट के समय में जो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ वो जल्दी से दोहरा दूँ, क्योंकि हर बार नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको भी ये बात पता होना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू हुआ अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये ध्यान से सुनना, समझना और लिखना ये बेहद ज़रूरी होता है, तभी कंप्यूटर में है ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, क्या हमें कंप्यूटर समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। बट इसके अलावा आपको थ्योरी कहीं से नहीं पढ़नी, चाहे किसी किताब से, चाहे किसी पीडीएफ से, किसी से नहीं पढ़नी। मैं जो क्लास में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए जाइए सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, उसे सब्सक्राइब कर लो। और वहाँ पर आपको है ना 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन जहाँ मैं डेली बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप उनके आंसर करेंगे तो आपको सेम फीलिंग आएगी कि हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा कहीं आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप चले जाओ यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे आए वो सारी आपको देखनी है। ठीक, अगर आप बोलेंगे सर आप ये जो एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं यूट्यूब पर, इनकी पीडीएफ फाइल दे देंगे, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिसको आप किसी भी तरीके से डाउनलोड करके जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो। अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में ना हमारा टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था एमएस ऑफिस, उसमें थोड़ा सा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, उसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है जिसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से है ना मैं सारी फॉर्मेलिटीज लिख देता हूँ। ठीक है, एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, और वर्जन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। बट आप किसी भी वर्जन के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इसे पढ़ने के बाद। एमएस वर्ड एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मतलब एमएस वर्ड एप्लीकेशन को हम पढ़ रहे हैं, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं। हिंदी में भी वर्ड प्रोसेसर के नाम से इसको बोला जाता है। अच्छा, अगर आप एमएस वर्ड से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना पड़ेगा, और मेन्यू बार में जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से मेन्यू या टैब यहाँ पर मौजूद हैं? फाइल, इसके अलावा होम, इसके अलावा इंसर्ट, इंसर्ट के अलावा ड्रॉ, ड्रॉ के अलावा डिज़ाइन, डिज़ाइन के अलावा लेआउट, इसको पहले पेज लेआउट कहते थे। इसके बाद है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद आता है बेटा मेलिंग्स, मेलिंग्स के बाद आता है बेटा रिव्यू, रिव्यू, अरे रिव्यू। ठीक है जी, रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आता है दैट इज हेल्प के नाम से। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने फाइल को डिस्कस कर लिया है, होम को डिस्कस कर लिया, इंसर्ट को डिस्कस कर लिया, ड्रॉ को डिस्कस कर लिया, डिज़ाइन को डिस्कस कर लिया, लेआउट को डिस्कस कर लिया, रेफरेंसेस को डिस्कस कर लिया, मेलिंग्स को डिस्कस कर लिया, और लास्ट क्लास में रिव्यू चल रहा था, जिसमें मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने प्रूफिंग के बारे में समझा दिया था ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिव्यू के अंदर है ना हम जाएंगे तो आपको पता ही है नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है जिसको रिबन कहते हैं, और रिबन पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई देंगे? ग्रुप से दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही जो ग्रुप आपको दिखता है वो है प्रूफिंग के नाम से, जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब जल्दी से फटाफट है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर हम रिव्यू वाले या इस प्रूफिंग वाले ग्रुप के अंदर हैं तो हमें अगर स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी है तो इसके लिए ना एक शॉर्टकट की मैंने आपको लिखवाई थी, उसका नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की लिखवाई थी, और शॉर्टकट की का नाम क्या था, मतलब शॉर्टकट की कौन सी थी, ये कहने का मतलब है। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको एक डिक्शनरी का नाम भी लिखवाया था, ठीक है, जिससे स्पेलिंग या ग्रामर चेक वगैरह की जाती है, जिसको हम एमएस वर्ड की डिक्शनरी भी कह सकते हैं। उस डिक्शनरी का नाम क्या है? डिक्शनरी का नाम बताइए। जी बिल्कुल, विशाल जी का सबसे पहले सही आंसर आया, फंक्शन की F7।
वेरी गुड। यानी अगर है ना आप स्पेलिंग ग्रामर चेक वगैरह करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो आपको F7 दबाना होगा, या फिर आप स्पेलिंग ग्रामर चेक का जो ऑप्शन आता है या कमांड या टूल आता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने ना तुरंत आ जाएगा कि कितनी आपने स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक की हुई है, ठीक है। और डिक्शनरी का नाम है थिसॉरस, ये मैंने आपको बताया था जी। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है, थिसॉरस इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना सेकंड नंबर पर आपको यहाँ जो ग्रुप देखने को मिलेगा उस पर लिखा होता है स्पीच। क्या लिखा आता है? स्पीच। ये क्या चीज है भाई? स्पीच आएगा ना। सेकंड नंबर पर जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा वो है, हाँ, स्पीच, ठीक है जी। इसमें बेसिकली है ना आपको एक टूल दिया हुआ है दैट इज रीड अलाउड करके। रीड अलाउड, ये क्या चीज है भाई? देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप है ना एमएस वर्ड की फाइल में जो लिखा हुआ है उसे सुनना चाहते हो, आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं? ऐसा हो सकता है, किसी अदर केस में भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एमएस वर्ड की फाइल में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ नहीं पा रहा है, हो सकता है विजन पावर ठीक ना हो या देख ही ना पाता हो, तो वो केवल फाइल में लिखे हुए कंटेंट को सुनना चाहता है। तो कोई ऑप्शन है, हाँ, उसी को रीड अलाउड के नाम से बोल दिया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है फाइल के कंटेंट को, फाइल के कंटेंट या कंटेंट को रीड करके बोलना, है ना, या स्पीकर के थ्रू सुनाना, ऐसे लिख दो। फाइल के कंटेंट को पढ़कर सुनाना, ऐसे लिख लो, पढ़कर सुनाना। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं या पढ़कर सुनाने वाला टूल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रीड अलाउड नाम के टूल का इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे एमएस वर्ड की फाइल में जो भी लिखा हुआ है ना, तो उसको आप सुनना चाहते हैं तो रीड अलाउड नाम के टूल पर जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे बस एक एक शब्द है ना वो आवाज आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो आपकी फाइल में लिखा हुआ है दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच, टाइप किया आपने और रीड अलाउड पे जैसे क्लिक करोगे ना तो अपने आप ही स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाएगी, दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच। अब इसमें क्या है ना, आपके कंप्यूटर के साथ स्पीकर्स ऐड होने चाहिए तभी तो आवाज सुन पाओगे। तो अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें तो पहले से इनबिल्ट यानी कि पहले से स्पीकर्स आते हैं, बट अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें आपको स्पीकर्स ऐड करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तब जाके आवाज आप सुन पाएंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ जो टूल दिया गया है बेटा वो है एक्सेसिबिलिटी के नाम से। इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, बट एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप अपने एमएस वर्ड की फाइल को बना रहे हैं तो उसमें कहीं पर मान लो अगर कोई एरर आ गई हो या अगर कोई वार्निंग आती है कि आपने ये ठीक नहीं लिखा है, आप ये सही नहीं लिख रहे हैं, है ना, तो इस तरीके की एरर या वार्निंग जो दी जाती है आपको एमएस वर्ड में टाइपिंग के दौरान, तो उसको एक्सेसिबिलिटी, कि अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को लिखते समय कोई एरर या वार्निंग आपको शो की जा रही है तो वो एक्सेसिबिलिटी टूल के द्वारा किया जाता है, एरर या वार्निंग को दिखाना। समझ में आ गई बात? अब एक छोटी सी बात है ना मैं यहाँ पर और बताऊंगा आपको कि ये एक्सेसिबिलिटी नाम का जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप कह दो या टूल कह दो फिलहाल के लिए, तो ये आपको है ना एक जगह और भी दिखाई देता है और वो है स्टेटस बार में। स्टेटस बार में भी दिखाई देता है। यानी जब आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो नीचे की तरफ एक पतली सी पट्टी आती है जिसे स्टेटस बार कहते हैं, और उस स्टेटस बार में भी एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ था शब्द। अब अगर सपोज दैट कि आप है ना एमएस वर्ड की फाइल में काम कर रहे हैं और आप कोई भी गलती नहीं कर रहे, बिल्कुल सटीक लिख रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी क्या आ गया ना, ऐसा लिखा आता है गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, मतलब आप ठीक जा रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मतलब कुछ भी गलतियां नहीं कर रहे हो, गुड टू गो लिखा आ जाता है। तो बस इसके ऊपर जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरीके से होगा कि अगर आपके एमएस वर्ड दस्तावेज में एरर या वार्निंग शो करनी है तो इसके लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर है दैट इज एक्सेसिबिलिटी नाम के टूल का। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद चौथे नंबर पर जो ग्रुप आपको यहाँ दिया गया है वो है लैंग्वेज के नाम से। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, बट लैंग्वेज में बेसिकली दो टूल आपको दिए गए हैं। लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज का भी है यानी कि भाषा, और भाषा का मतलब है यहाँ पर भाषा को ऐड करना, या ऐसे लिख लो नई भाषा को ऐड करना, नई भाषा को ऐड करना। इंग्लिश में अगर बोलना है प्रॉपर तो ऐसे बोलेंगे कि इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू लैंग्वेज, इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू लैंग्वेज देन यू हैव टू चूज या देन यू हैव टू यूज लैंग्वेज टूल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि आप है ना एमएस वर्ड की फाइल में जब काम कर रहे होते हैं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही अपने आप कौन सी भाषा आती है या कौन सी भाषा में आप लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में, आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे होते हैं सारा का सारा। बट कभी अगर आपको लगता है कि मेरे को हिंदी में टाइपिंग करनी है, जिसमें हिंदी फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में, वो अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं, या फिर आप है ना किसी वेबसाइट से या किसी दूसरी फाइल में जिसमें हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं उनको कॉपी करके आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल में उन्हें पेस्ट करना चाहते हैं, तब वो एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या कि हम हिंदी के सही शब्द भी लिखेंगे ना तब भी ये एमएस वर्ड क्या बताएगा उसको, स्पेलिंग की मिस्टेक, यानी कि रेड कलर की वेव लाइन आना शुरू हो जाएगी नीचे शब्दों के।
अब हिंदी में वो शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, और जब तब भी है ना उसके नीचे रेड कलर की वेव लाइन आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है? स्पेलिंग मिस्टेक। अब पहली बात तो स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में होती है, यहाँ हिंदी में शब्द लिखा है तो इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक का क्या मतलब? तो इसका मीनिंग ये होता है कि हिंदी भाषा के शब्दों की जानकारी एमएस वर्ड की जो डिक्शनरी है थिसॉरस उसे होती ही नहीं है, इसलिए वो क्या कह रहा है, हर वो शब्द जिसकी जानकारी नहीं है उसे गलत बता देगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे को है ना हिंदी के शब्द पता ही नहीं है तो मैं उसे ठीक कैसे कह दूं? और जब ठीक नहीं कह रहा तो हो सकता है गलत ही होंगे, ऐसा मान लो, है नहीं? तो एमएस वर्ड की डिक्शनरी को हिंदी भाषा के शब्द पता ही नहीं है, इसलिए वो हर शब्द के नीचे चाहे वो सही शब्द लिखा हो हिंदी का तब भी स्पेलिंग की मिस्टेक दिखाएगा। तो इस दिक्कत को दूर कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेंगे, यानी इस ऑप्शन में जाके हिंदी भाषा को डाउनलोड कर लेंगे, तो हिंदी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे हमारी डिक्शनरी यानी कि थिसॉरस में ऐड हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो हिंदी में टाइप करें या फिर हिंदी के शब्दों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, जो सही हिंदी का शब्द लिखा होगा उसके नीचे स्पेलिंग की मिस्टेक वाली एरर नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि किसी नई भाषा को ऐड करना हो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट ही रहती है, तो आप इस लैंग्वेज नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ना यहाँ पर एक टूल और दिया जाता है, दैट इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट को हिंदी में कहते हैं अनुवाद। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एमएस वर्ड की फाइल में कुछ लिख रहे हैं जिसका हिंदी में मीनिंग ना पता हो आपको, है ना, या एमएस वर्ड की फाइल पढ़ रहे हो और पढ़ते समय कोई शब्द ऐसा आए जिसका हिंदी अनुवाद नहीं पता हो आपको, तो फिर क्या करते हैं आप जाएंगे गूगल पर, यानी सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, उसमें गूगल सर्च इंजन यूज करेंगे, फिर वहां लिखेंगे गूगल ट्रांसलेटर, फिर गूगल ट्रांसलेटर को खोलेंगे, तब जाके किसी इंग्लिश के शब्द का हिंदी अनुवाद करके आप देख पाएंगे। तो क्या इतना करने की जरूरत है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ये काम नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी कि आप इस ट्रांसलेट वाले टूल का जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस भाषा के शब्द को किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको केवल भाषाएं सेलेक्ट करनी पड़ेंगी वहां पर। जैसे आप इंग्लिश से हिंदी में करना चाहते हैं तो एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और आप हिंदी में शब्दों के अनुवाद देख लेंगे, या फिर अगर आपको हिंदी शब्द का कोई इंग्लिश अनुवाद चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी भाषा का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दो टूल है ना आपको यहाँ पर दिए गए लैंग्वेज वाले ग्रुप के अंदर, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? यानी मोटा मोटी बात या मुद्दे की बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर हमें कोई भाषा ऐड करनी हो या फिर है ना हमें ट्रांसलेशन करना हो तो हम इस लैंग्वेज वाले ग्रुप के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद 5वें नंबर पर हमें एक और ग्रुप दिया गया है जिसका नाम है कमेंट। कमेंट कह दो, जो कहना कहिए। तो बेसिकली इस कमेंट नाम के ग्रुप के अंदर कमेंट नाम का ही टूल आपको देखने को मिलेगा, और कमेंट नाम के टूल का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम इसको बोलते हैं एडिशनल नोट। क्या बोलते हैं? एडिशनल नोट। हिंदी में इसे कहा जा सकता है अतिरिक्त नोट। अब इसके बारे में दोबारा से समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर। हाँ, इंसर्ट वाले टैब के अंदर और रिव्यू वाले टैब दोनों के अंदर ही है ना आपको ये टूल दिया गया है कमेंट करने का। ठीक है, तो जो बातें है ना मैंने आपको समझाई थी वहां पर, जो बातें मैंने आपको समझाई थी कमेंट के बारे में इंसर्ट वाले टैब के अंदर, वही सेम चीज यहां पर दे रखी है। मतलब बिल्कुल भी जरा सा अंतर नहीं है, जैसे आपको इंसर्ट के अंदर मैंने कमेंट के बारे में समझाया था सेम वही चीज है ना यहाँ पर भी दे रखी है। ठीक है, एक बात और मैंने मिटा दिया, उससे पहले ही मेरे को वो बात बोलनी चाहिए थी, मैं अब बोल दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप मेरे साथ साथ नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैंने क्लास की शुरुआत में दी थी, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां पर एमएस वर्ड की कंप्लीट क्लास पीडीएफ जिसमें एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वो पीडीएफ फाइल से भी आप रिवीजन कर सकते हैं अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जैसा आपका मन करे वैसे आप यूज़ करिए। ठीक, और मैंने एमएस वर्ड के 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ फाइल भी वहाँ पर दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैंने एमएस वर्ड की शॉर्टकट की जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं उनकी भी पीडीएफ है ना वहाँ पर, ठीक है, मैंने अपलोड कर दी है। तो बेसिकली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको 3 चीज़ें एक साथ एक ही लाइन में लगी हुई मिल जाएंगी, एमएस वर्ड की क्लास पीडीएफ, एमएस वर्ड की शॉर्टकट की, और एमएस वर्ड के 100 एमसीक्यूज की पीडीएफ। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद है ना देखो 6वें नंबर पर यानी 6 नंबर पर आपको एक और ग्रुप यहाँ देखने को मिलेगा, और वो है ट्रैकिंग के नाम से। ये क्या है ट्रैकिंग? देखो ट्रैकिंग नाम का जो ये टूल है ना, यानी ग्रुप और उसके अंदर टूल, इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई है ना बुक लिख रहा है या कोई बड़ा कंटेंट लिख रहा है एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, और वो है ना कुछ शब्दों में कंफ्यूज है, जैसे कि सपोज दैट कि एक व्यक्ति है ना कोई बड़ा सा कंटेंट या बुक टाइप का कंटेंट लिखने जा रहा है, और फिर उसने है ना मान लीजिए इस तरीके से लिखना शुरू किया, दिस इज ए बॉय। अब वो यहां पर कंफ्यूज हो गया कि मैं ये जो पूरी कहानी सी लिखने जा रहा हूँ ये किसी
गर्ल के इर्द गिर्द घूम रही है या किसी बॉय के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब किसी बॉय के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं या गर्ल के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ये मैं अभी तय नहीं कर पा रहा। भाई जो उपन्यास लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, उनके उनके केस में ऐसी बातें हो सकती हैं कि वो बाद में डिसाइड करेंगे कि ये गर्ल के बारे में बात चल रही थी या बॉय के बारे में बात चल रही थी, ये मैं बाद में तय करूंगा। तो वो क्या करते हैं, यहीं पर है ना गर्ल शब्द को भी लिख देंगे इस ट्रैकिंग टूल का यूज करते हुए। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो नॉर्मली टेक्स्ट है ना, ये तो आपका ब्लैक कलर से दिख रहा होता है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर है ना ब्लैक कलर से आता है, काले रंग से लिखा हुआ दिखाई देता है। बट जो आप ट्रैकिंग में इस टूल का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा शब्द यहां लिख देंगे वो रेड कलर से आ जाता है, लाल रंग से लिखा हुआ। अब आप लिखते जाओ, जहां जहां आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि ये शब्द नहीं ये वाला शब्द होगा, ये शब्द नहीं ये शब्द होगा, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, और ऐसा आप जितनी जगह करना चाहें वैसा कर दीजिए। और फिर फाइनली ये डॉक्यूमेंट टाइप होने के बाद लास्ट में डिसाइड करना कि आपको पहला वाला शब्द जो लिखा है ये चाहिए या फिर दूसरा वाला शब्द लिखा है ये चाहिए। तो इसी को ट्रैकिंग टूल के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ पहले तो ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, क्वेश्चन है ना कुछ इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आप एमएस वर्ड दस्तावेज लिख रहे हैं और आप है ना किसी दस्तावेज को लिखते समय ऑल्टरनेटिंग शब्द या ऑल्टरनेटिंग वर्ड्स लिखते जा रहे हैं साथ के साथ। ऑल्टरनेटिंग का मतलब इस शब्द के साथ में एक और शब्द जो कि आपको बाद में चूज करना पड़े कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना चाहते हो। ऑल्टरनेटिंग का मतलब यही हो गया ना, या तो ये या तो ये। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेसिकली ट्रैकिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसे ट्रैक चेंज के नाम से भी बोल देते हैं, ट्रैक चेंज। इसकी अगर शॉर्टकट की लिखनी है तो शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये भी शॉर्टकट की होती है। ये इससे क्या होता है, जैसे आप दिस इज अ बॉय लिखने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई दबा देंगे ना, तो अपने आप है ना यहाँ जो लिखेंगे वो रेड कलर का बन के आ जाएगा। समझ में आया नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टूल है ये, है ना। आप और हम जैसे लोग जब दस्तावेज लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, तब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों के लिए जो कोई बुक जैसा कंटेंट लिखने जा रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती है कि हम ये शब्द रखें या ये शब्द रखें, बाद में डिसाइड करेंगे। तो तब के लिए ना ये ट्रैक चेंज नाम के टूल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रिसेंटली पेपर मैंने देखा था, अभी रिसेंटली हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ट्रैक चेंज को लेकर, बट उन्होंने केवल ट्रैक चेंज पूछा था बस, कि ट्रैक चेंज टूल कहां पर होता है। तो ये था रिव्यू वाले इस टैब के अंदर। बट मान लो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी तो पता होना जरूरी है। तो बस इतना याद रखना कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और टाइपिंग के दौरान आप किसी शब्द का ऑल्टरनेटिव शब्द को भी लिखते हुए चल रहे हैं, किसी शब्द का ऑल्टरनेटिव शब्द को भी लिखते हुए चल रहे हैं, तो उसी को ट्रैक चेंज के नाम से। ठीक है। अब इसी के साथ में ना आपको 7वें नंबर पर, यानी ये काम तो कर दिया आपने, अब 7वें नंबर पर है ना यहाँ पर एक ग्रुप दे रखा है चेंजेस के नाम से। ग्रुप का नाम ही लिखा हुआ चेंजेस, और चेंजेस मतलब इसी से जुड़ा हुआ ट्रैक चेंज से रिलेटेड। इसमें ना दो टूल आपको दे रखे हैं, एक तो एक्सेप्ट के नाम से और दूसरा रिजेक्ट के नाम से। ये क्या चीज है, एक्सेप्ट में ट्रैक चेंज को या ट्रैक को एक्सेप्ट करना, ट्रैक को एक्सेप्ट करना, और यहां लिख लीजिए ट्रैक को रिजेक्ट करना। मैं समझाता हूं इसके बारे में। देखो उसका मीनिंग ये है कि आपने ये तो लिख दिया, और इसे लिखने के बाद आप है ना लास्ट में ये सोच रहे हैं कि जो मैंने एक्स्ट्रा शब्द लिखे थे, ऑल्टरनेटिव शब्द लिखे थे, उन्हें मेरे को एक्सेप्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो बॉय गायब हो जाएगा, यहां से गर्ल शब्द रह जाएगा। और अगर आप इसे रिजेक्ट कर देंगे तो गर्ल गायब हो जाएगा, बॉय जैसा लिखा था वैसे ही रह जाएगा। समझा नहीं, क्योंकि बाद में अगर आप इसे तय करेंगे कि मैं ये बॉय शब्द लिखूं यहाँ पर, दिस इज अ बॉय या दिस इज अ गर्ल लिखूं, तो फिर ऐसा थोड़ी करना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ पर है ना माउस का कर्सर लाकर फिर आप गर्ल को मिटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, या फिर बॉय शब्द को डिलीट कर रहे हैं कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाकर या डिलीट वाली बटन दबाकर। तो ऐसे थोड़ी करेंगे, इतना मेहनत थोड़ी करनी है। वो तो हम कुछ ऐसा करें कि माउस के एक सिंगल क्लिक से ही है ना सारे ऑल्टरनेटिव शब्द या तो रह जाएं या गायब हो जाएं। तो तब है ना इस वाले टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट। सिंपल सी बात याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप है ना कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर मुझे किसी शब्द का ऑल्टरनेटिव शब्द भी लिखना है, और ये मैं बाद में तय करूंगा कि ऑल्टरनेटिव शब्द एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, तो इसी को ट्रैक चेंज के नाम से बोला जाता है। ठीक, चलो अब आगे देखो। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलता है, और वो है कंपेयर के नाम से। हेडिंग डालिए, 8वें नंबर पर लिखिए, दैट इज कंपेयर।
इस कंपेयर नाम के ग्रुप के अंदर है ना बेसिकली दो टूल दिए गए हैं। एक तो कंपेयर के नाम से ही दिया गया है और दूसरा दिया गया है कंबाइन के नाम से। दोनों में अंतर है। देखो, कंपेयर शब्द का मतलब या कंपेयर टूल का मतलब होता है कि दो अलग अलग वर्जन में, दो अलग अलग संस्करण में बनी हुई फाइलों के बीच में तुलना करना। कंपेयर का मतलब ही होता है तुलना करना। बताइए जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर एमएस वर्ड की कोई फाइल बनी हुई है 2016 वाले वर्जन में और एक फाइल बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन में, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई फाइल है जैसे फाइल नंबर 1 और ये मान लीजिए ये भी आपकी कोई फाइल नंबर 1 है, आपने क्या किया, इन दोनों फाइलों को अलग अलग वर्जन में बनाया है, लिखा है, तो आप इन दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं कि इन दोनों में समानताएं कितनी हैं और कौन कौन सी जगह पर डिफरेंस देखने को मिला, तो वो इस कंपेयर नाम के टूल के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है ना? तो फिर से समझा देता हूं एक बार आपको कि दो अलग अलग वर्जन या संस्करणों में बनी हुई फाइलों के बीच में तुलना करना, कंपेयर करना, कंपेयर टूल के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है कंबाइन। इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग फाइलों, मतलब दो अलग अलग फाइलों को, अब जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग वर्जन हो, दो अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं या दो फाइलें एक सेम ही वर्जन में बनी हो, ये भी हो सकती हैं। बस आपको उन दोनों फाइलों को जोड़कर एक बनाना है। सपोज दैट कि एक फाइल एमएस वर्ड 2016 में बनी है और एक फाइल एमएस वर्ड 365 वाले में बनी है। इसका नाम है फाइल नंबर 1 और इसका नाम है फाइल नंबर 2 और आपको इन दोनों को मर्ज करके जोड़कर एक ही फाइल बनाना है। मान लीजिए ये फाइल बनानी है आपको, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंबाइन नाम का टूल। या फिर ये भी हो सकता है कि ये फाइल है ना, फाइल नंबर 1 365 वाले वर्जन में बनी हुई है और फाइल नंबर 2 भी 365 वाले वर्जन में बनी हुई है, इन दोनों को भी जोड़कर आपको एक ही फाइल बनाना है, तो फिर आप कंबाइन टूल के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि दो फाइलों को आपस में जोड़ना, दो फाइलों को आपस में जोड़ना। समझ में आ गई बात या नहीं? भाई ऐसा हो सकता है कभी कि आपने एमएस वर्ड की कई सारी फाइलें बनाई हुई हैं और फिर आपको बाद में लगे यार इन सभी फाइलों को जोड़कर एक ही फाइल बन जाए तो ज़्यादा सही है, तो आप इस कंबाइन नाम के टूल का इस्तेमाल करके फाइलों को आपस में जोड़कर एक फाइल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टूल और बचा हुआ है रिव्यू के अंदर, इसको भी देख लेते हैं। देखो 9th नंबर पर लिखिए, 9वें नंबर पर, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट लिख लीजिए और प्रोटेक्ट के अंदर है ना आप लिख लीजिए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फाइल। ठीक है, हिंदी में से कहा जाएगा फाइल की सुरक्षा। अब आप अपनी फाइल की सुरक्षा किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखो मैं समझाता हूं। सपोज दैट कि मैंने कोई फाइल बनाई हुई है, ठीक, अब उस फाइल को मैं किसी व्यक्ति को भेज दूं, तो पहली चीज तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसमें बदलाव कर दे, चेंज कर दे, है ना भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने कोई फाइल किसी को भेजी है और वो उसमें चेंजेस या बदलाव करके फिर आगे भेज दे और मेरा नाम लगा दे कि भाई उन्होंने मेरे को ऐसे ही भेजा था। या फिर ऐसा हो कि मान लो मेरे ही कंप्यूटर को कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है और वो मेरी किसी एमएस वर्ड की फाइल में कुछ चेंजेस या बदलाव कर दे और मैं यही देखता रह जाऊं भाई ये चेंज किसने कर दिया, ये तो था नहीं पहले इसमें, है ना? तो मेरी फाइल में कोई भी छेड़खानी ना करे, तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये चाहिए। तो इसको बोलते हैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन हिंदी में से कहा जाता है संपादन पर रोक। हम पूरी तरीके से ना संपादन पर रोक लगा देंगे, यानी कि हमारी फाइल को कोई भी है ना पढ़ तो सकता है बट इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन को ना दूसरे शब्दों में रीड ओनली के नाम से भी बोल दिया जाता है। ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ अगर आप अपनी फाइल को रीड ओनली फाइल बनाना चाहते हैं तो कौन से टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाएगा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इस केस में आपको बेसिकली पासवर्ड डालना पड़ता है। जब आप एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आप डाल दीजिए। अब ये पासवर्ड अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो आपकी इस फाइल को केवल कोई रीड कर सकता है, बस इसमें कोई भी चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा, और इसे हटाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर से पासवर्ड मांगेगा वो, और पासवर्ड आपने किसी को दे नहीं रखा, वो आप ही के पास है, तो आपकी फाइल में कोई भी चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी टूल की मदद से हमने है ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले डिजाइन वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर, वो था वाटरमार्क, उसको प्रोटेक्शन दी थी, है ना? जैसे 10 दिन से लगातार मेहनत करके मैं एमएस वर्ड की कोई फाइल बना रहा था और मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई जब ये फाइल बन जाए तो मुझे भी दे दियो। मैंने कहा ठीक है दे दूंगा। मैंने उसमें वाटरमार्क लगा दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया फाइल में वाटरमार्क लगाकर। अब मैंने वाटरमार्क से अपना नाम डाल दिया वाटरमार्क में और फिर आगे किसी को दे दिया, तो सब लोग क्या बोल रहे होंगे कि ये जो बंदा है जिसने अभी फाइल भेजी है उसने मेहनत की है, जबकि उसने मेहनत थोड़ी करी है, मैंने मेहनत करी है। तो मैं जब मेहनत कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए ना। किसी तीसरे बंदे के पास जब ये फाइल पहुंचेगी तो उसे भी पता होना चाहिए कि यतेंद्र ने मेहनत करी है इस पीडीएफ फाइल को बनाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वाटरमार्क लगाने के बाद एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ताकि हमारी फाइल को केवल कोई रीड कर सकता है, बस उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जिसे हम फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। फॉर्मेटिंग
रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेटिंग टूल पर रिस्ट्रिक्शन लगाना। जो फॉर्मेटिंग टूल्स होता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना, फॉन्ट चेंज करना, है ना, कलर चेंज करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट करना, ये सब है ना सारे के सारे फॉर्मेटिंग टूल कहलाते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग टूल कोई इनमें चेंज या बदलाव नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज दैट कि आपने कोई फाइल बनाई और उस फाइल में फॉन्ट का साइज आपने 14 यानी कि 14 रखा, और फॉन्ट का नाम रखा आपने मान लो टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अब आपने ये फाइल किसी को भेज दी, अब वो क्या कर रहा है, अब इस फाइल में कुछ चेंज या बदलाव करना चाहता है, कुछ और लिखना चाहता है तो लिख सकता है, बट जो लिखा जाएगा वो 14 यानी 14 फॉन्ट में लिखा जाएगा, ना तो फॉन्ट को छोटा कर सकता ना बड़ा कर सकता। यानी कि आप फॉर्मेटिंग टूल पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, फाइल में कंप्लीटली एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है। यानी आपकी फाइल में वो कुछ लिखना चाहता है लिख दे, नहीं लिखना मत लिखे, वो उसकी मर्जी है, बट फॉर्मेटिंग टूल जितने भी आपने फाइल में अप्लाई किए हैं वो है ना उनमें कोई चेंज बदलाव नहीं कर पाएगा। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो आई होप सो है ना कि 9 जो ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे, इनके बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया, इनके अंदर जितने टूल और कमांड दिए हुए थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई? तो रिव्यू हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अब आता है व्यू, इसको और समझ लेते हैं। इसके बाद हेल्प तो बहुत छोटा सा ही है और फिर ये हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट एमएस वर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आप जैसे है ना व्यू वाले मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ही एक ग्रुप दिखाई देगा जिस पर डॉक्यूमेंट व्यूज लिखा हुआ आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट व्यूज को लेकर है ना कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट व्यूज कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है 5, यानी टोटल मिला के आपको एमएस वर्ड की फाइल को देखने के लिए 5 तरीके के डॉक्यूमेंट व्यूज दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला व्यू कहलाता है दैट इज प्रिंट लेआउट व्यू। क्या कहलाता है? प्रिंट लेआउट व्यू। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, यही आपका बाय डिफॉल्ट व्यू भी होता है। यानी कि जब एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो रही होती है तो आप है ना सबसे पहला जो व्यू देख रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है, यानी कि स्वतः ही आने वाला जो व्यू होगा वो आपका प्रिंट लेआउट के नाम से होगा। ठीक है, अब इसके बाद है ना आप चाहें तो अपनी इस एमएस वर्ड की फाइल को पेज, वेब पेज या ऐसे लिख दीजिए वेब लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे किसी वेबसाइट को देखते हो ना उसी तरीके से एमएस वर्ड की फाइल खुल के आ जाती है। जैसे अभी आप है ना फेसबुक की वेबसाइट ओपन करो अपने कंप्यूटर में, तो जिस तरीके से फेसबुक की वेबसाइट को आप एक्सेस करोगे ना ऊपर नीचे करके, उसी तरीके से एमएस वर्ड की फाइल बन के आ जाती है, तो उसे वेब लेआउट व्यू कहते हैं। इसके बाद तीसरा व्यू आता है दैट इज रीड मोड। रीड मोड का मतलब ये होता है, आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन रीडिंग के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले पुराने वर्जन में फुल स्क्रीन रीडिंग शब्द भी लिखा हुआ आता था, जिसको अब रीड मोड कर दिया गया है या रीडिंग मोड कह देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है जैसे जब आप एमएस वर्ड की फाइल को पढ़ रहे होते हैं तो आप चाहते हैं ना कि आपकी जो फाइल है ना वही पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे और बेकार की चीजें ना दिखाई दे, क्योंकि आप रीड कर रहे हैं। तो बेकार की चीज कौन सी होती है भाई? बेकार की चीज होगी जैसे कि ऊपर टाइटल बार, फिर उसके नीचे मेन्यू बार, फिर उसके नीचे रिबन, फिर सबसे नीचे स्टेटस बार, ये सब नहीं देखना आपको, केवल आपकी जो फाइल है वही पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे, तो आप इस रीड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मतलब फाइल के कंटेंट को बुलेटेड फॉर्म में देखना। ऐसे लिख लो, फाइल के कंटेंट को बुलेटेड फॉर्म में देखना, बुलेटेड फॉर्म में देखना, बुलेटेड फॉर्म में देखना। क्या मीनिंग है समझाता हूं अभी। सपोज दैट कि एमएस वर्ड की फाइल में आपने कुछ लाइनें लिखी, ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है और आपने ये लाइनें लिख दी। ठीक है, जब आप है ना इस फाइल के कंटेंट को आउटलाइन व्यू में देखेंगे इस पर क्लिक करके, तो हर एक लाइन से पहले ना ऐसे बुलेट बन के आ जाती है, ऐसे बुलेट बन के आ जाएगी हर लाइन से पहले, हर पैराग्राफ वगैरह से पहले नहीं, हर लाइन से ही पहले बुलेट बन के आ जाती है। तो इस तरीके से बुलेटेड फॉर्म में आप अपने दस्तावेज को देखना चाहते हैं तो आउटलाइन व्यू में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद 5वें नंबर पर आता है दैट इज ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू, इसमें क्या होता है? सेम लाइक बुलेट, ये आउटलाइन होता है, यानी कि जैसे आउटलाइन व्यू आपने देखा ना उसी के जैसे ही दिखाई देगा, बट है ना इसमें बुलेट्स नहीं आती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो कि सेम लाइक आउटलाइन व्यू, सेम लाइक आउटलाइन व्यू, और आगे लिख लो विदाउट बुलेट्स, विदाउट बुलेट्स। तो पहला पॉइंट तो है ना आप यहां पर ये नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा पूछ भी लिया जाए कि ड्राफ्ट व्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि अगर आप है ना अपने सारे कंटेंट को आउटलाइन व्यू जैसा ही देखना चाहते हैं बट बुलेट लगी हुई ना आए, तो उसे ड्राफ्ट व्यू के नाम से बोल देते हैं। ठीक है,
एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और लिखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में क्विक एडिटिंग करना चाहते हैं, क्विक एडिटिंग, ठीक है, यानी कि जल्दी से आपको चीजें चेंज करनी हो, चीजें बदलनी हो, तो आप है ना ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से चीजें बदलने का मतलब ये हो गया कि आप कोई मान लो फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट का, है ना, फॉर्मेटिंग टूल में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप है ना ड्राफ्ट व्यू के थ्रू इसे जल्दी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक एडिटिंग करने के लिए या फिर आउटलाइन व्यू के जैसे देखने के लिए जिसमें बुलेट्स ना दिखाई दें, इस व्यू को क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट व्यू के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बात और बता दूं मैं आप सभी लोगों को कि पांचों जो व्यू हैं, ठीक है, इनमें से जो ये 3 व्यू हैं शुरुआत के, यानी कि प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट और रीड मोड, ये आपको स्टेटस बार में भी दिखाई देते हैं, स्टेटस बार में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ स्टेटस बार में कौन कौन से व्यू दिखाई देते हैं, उल्टा करके पूछ लिया, तो आंसर था प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और रीड मोड, ये तीनों स्टेटस बार में भी दिखेंगे। और ऊपर के जो दोनों व्यू हैं, यानी कि प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, इन दोनों के लिए एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इन दोनों में ही पेज का कलर या बदला हुआ पेज का कलर दिखाई देता है। ऐसे लिख लो, बदला हुआ पेज का कलर या पेज कलर दिखाई देता है। बताइए बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई? आप है ना थोड़ा सा पीछे चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है जब मैं आपको है ना डिजाइन वाला मेन्यू या टैब पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि आप अपने एमएस वर्ड की फाइल के पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट केस में, यानी कि स्वतः ही अपने आप एमएस वर्ड की फाइल का पेज का कलर सफेद आता है, बट आप चाहें तो पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर पेज का कलर चेंज हो रहा है तो सबसे पहली बात कि वो कौन से व्यू में हो रहा होगा, तो बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है हमारा, प्रिंट लेआउट, तो उसमें पेज का कलर चेंज होता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा वेब लेआउट व्यू में भी पेज का जो कलर चेंज हुआ है वो दिखाई देगा। बट अगर आप अपनी फाइल को रीड मोड में देखें, आउटलाइन मोड में देखें या ड्राफ्ट मोड में देखें, किसी भी मोड में देखें, आपको पेज का कलर व्हाइट ही दिखाई देगा या पेज का बैकग्राउंड व्हाइट ही दिखाई देगा, सफेद रंग का। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? यहाँ पर सारा का सारा जो खेल है ना, सारा का सारा जो गेम है, वो इन्हीं टूल्स, इन कमांड्स को याद रखने का है कि ये चीज कहाँ दे रखी है और किसका क्या मीनिंग है। इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग इन्हें याद कर लेते हैं उनके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ठीक है, हो जाएंगे याद धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए। चलो अब आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू के बाद है ना आपको एक और यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है इमर्सिव रीडर के नाम से। ठीक है, हेडिंग डालिए, दैट इज इमर्सिव रीडर, या केवल है ना इमर्सिव शब्द लिख लो। पहले ग्रुप का नाम इमर्सिव है, इमर्सिव, इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, कोई हिंदी नाम नहीं है। इमर्सिव के अंदर है ना आपको बेसिकली 2 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो मिलता है आपको फोकस मोड। ये क्या चीज है मुझे ये बताइए। आप अपने मोबाइल फोन को जब चलाते हैं तो आपने नोटिस किया है, आप अपने मोबाइल फोन को 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो डार्क मोड में और एक नॉर्मल मोड में। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उनकी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए डार्क मोड को सेट करके रख लेते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग हैं ना मोबाइल फोन को डार्क मोड में चलाते हैं। डार्क मोड का मतलब यही है कि आपका जो फोन का जितना भी बैकग्राउंड है ना वो ब्लैक हो जाता है डार्क मोड में, और जितनी भी चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है वो सब व्हाइट में दिखती हैं। और नॉर्मल मोड में अगर आप चलाएंगे मोबाइल फोन को तो बैकग्राउंड व्हाइट दिखेगा और जो चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं वो ब्लैक कलर से दिखाई देती हैं। हाँ, जैसे कि देखिए अंकित जी का कमेंट आया है कि सर जब से मैंने फ़ोन लिया तब से मैं तभी से चला रहा हूँ डार्क मोड। ये अच्छी बात है क्योंकि मोबाइल फ़ोन है ना आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डार्क मोड में ही चलाना चाहिए। खैर मोबाइल फ़ोन ही नहीं, आजकल जितनी भी एप्लीकेशन है सब में ये फीचर आ गया है। जैसे अगर आप करियर एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी डार्क मोड में कर सकते हैं यूज़, है ना। यूट्यूब भी अगर आप चलाते हैं बहुत ज़्यादा तो यूट्यूब को भी डार्क मोड में देख सकते हैं। ठीक, तो फोकस मोड है ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे डार्क मोड होता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जस्ट लाइक फोन का डार्क मोड, फोन का डार्क मोड। समझ में आ गई बात या नहीं? इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे ही आप है ना फोकस मोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है ना वो पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर व्हाइट कलर के पेज में बन के आ जाएगी। मतलब व्हाइट कलर का तो पेज होता ही है बाय डिफॉल्ट, तो व्हाइट कलर का जो पेज है ना वही आ जाएगा पूरी फाइल पर, पूरी मॉनिटर की स्क्रीन पर, और जो भी आपने लिखा है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बट मॉनिटर की स्क्रीन तो बड़ी होती है ना, तो ये जो मॉनिटर की स्क्रीन है, ये जो एरिया है ये वाला,
ये ब्लैक कलर का होके आ जाता है। ये कैसा आ जाएगा? ब्लैक यानी काला काला आ जाएगा, ताकि आप फोकस करके ना अपनी फाइल को केवल देख पाए, है ना। तो इस तरीके के ना मोड को यहाँ पर फोकस मोड के नाम से बोल दिया है। तो पूरी स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है ब्लैक हो जाएगा और आपकी फाइल ही केवल जिस भी कलर में होगी या व्हाइट कलर में होगी वो आपको फोकस करके दिखा दी जाए, तो इसी को फोकस मोड के नाम से बोल दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर इसमें और फुल स्क्रीन रीडिंग में क्या डिफरेंस है? फुल स्क्रीन रीडिंग में आपकी फाइल पूरी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगी, बट जो बैकग्राउंड है वो आपको सफेद दिखाई देता है। जबकि अगर फोकस मोड में जाएंगे तो आपकी फाइल पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। वो टाइटल बार, मेन्यू बार और रिबन और नीचे स्टेटस बार, ये कुछ नहीं दिखेगा। इसमें भी आपकी फाइल पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी, पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है, काले रंग का हो जाएगा साइड का बैकग्राउंड। ठीक, इसके बाद है ना अगला एक और यहाँ पर टूल दे रखा है और उसे कहते हैं इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर के नाम से। ये क्या चीज होती है? देखो, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर हेलो शब्द लिखूं तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है, या फिर मैं हेलो शब्द को ऐसे लिखूं तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, या फिर मैं हेलो शब्द को ऐसे लिखूं तब आप क्लियर देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। इनमें सबसे सही कौन सा दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे सर सबसे सही तो यही वाला दिख रहा है जिसमें हर एक अक्षर के बीच में स्पेस ज्यादा दिख रहा है, तो हम अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं। ऊपर वाले में थोड़ा सा हमें नजदीक होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, और ये भी दिख रहा है ठीक से, बट अगर देखने की बात है तो हम इसको प्रीफर करेंगे, ये ज्यादा सही दिख रहा है ना। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक अक्षर के बीच में जगह बहुत कम है, यहाँ पर हर एक अक्षर के बीच में जगह थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा है। जैसे एच और ई के बीच में जगह ज्यादा है, ई और एल के बीच में, एल और एल के बीच में, एल और ओ के बीच में जगह काफी ज्यादा है। तो अगर आपका मन है कि आपको है ना हर एक अक्षर यानी कि हर एक कैरेक्टर के बीच में ज्यादा स्पेस करके देखना है, पढ़ना है, तो आप इमर्सिव रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होती है? कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ जाती है। कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ जाती है। बताइए जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा बताइए? अगर आप एमएस वर्ड दस्तावेज को पढ़ रहे हैं और हर एक अक्षर या हर एक कैरेक्टर के बीच में आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो ये एमएस वर्ड में किस टूल के द्वारा किया जाता है? बताओ। ऑप्शन में लिखा होगा इमर्सिव रीडर नाम के टूल के द्वारा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई या नहीं? ठीक है भाई, तो इसे आप नोट कर लीजिए कि इमर्सिव रीडर और फोकस मोड दोनों इमर्सिव नाम के ग्रुप के अंदर मिलने वाले दो टूल होते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर लिखिए, आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा और वो है शो के नाम से। अब इस शो के अंदर बेसिकली 3 टूल आपको मिलते हैं। टूल क्या? ऐसे चेक बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। एक पे तो लिखा होता है रूलर, एक पे लिखा होता है ग्रिड लाइंस, और एक पर लिखा होता है नेविगेशन पैनल या नेविगेशन पैन। ये 3 टूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनके आगे चेक बॉक्सेस भी लगे होते हैं। चेक बॉक्स का मतलब वो डब्बा जिस पर क्लिक करते ही टिक का निशान आ जाए, राइट जैसा निशान आ जाए, उसे चेक बॉक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब सुनो, एमएस वर्ड एप्लीकेशन पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको रूलर पहले से बना हुआ दिखाई देता है। देखा है ना आपने? एमएस वर्ड की फाइल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर रूलर और एक लेफ्ट साइड में रूलर आपको देखने को मिलेगा, यानी टॉप में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आपको दिखता है रूलर। और इसी रूलर की मदद से आपको याद है इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, इंडेंट द पैराग्राफ, याद है? यानी किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन कहाँ से शुरू होगी, लेफ्ट की सारी लाइनें कहाँ तक रहेंगी, राइट की सारी लाइनें कहाँ तक रहेंगी, ये रूलर से सेट करते हैं। तो एमएस वर्ड की फाइल में रूलर पहले से ही दिखाई दे रहा होता है। बट अगर इन केस आपको ये रूलर नहीं देखना तो आप यहाँ पर टिक कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो माउस से, ये टिक का निशान हट जाएगा और ये रूलर भी गायब हो जाता है दोनों साइड से। ठीक है, तो रूलर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, और पैराग्राफ में भी पहली लाइन, लेफ्ट की लाइंस और राइट की लाइंस कहाँ तक कहाँ से शुरू होंगी, इन सबको सेट करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। चलो अब आगे देखो, इसके बाद है ना एक टूल और दे रखा है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन क्या होते हैं? ग्रिड लाइन बेसिकली रो और कॉलम वाली लाइनों को कहा जाता है। यानी अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में, ठीक है, जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर का, यहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं ऐसे कॉलम की लाइनें बन के आ जाए, स्तंभों की लाइनें, और रो की लाइन बन के आ जाए, ऐसा चाहते हो? वैसा चाहते हो जैसे मैथमेटिक्स की जो नोटबुक नहीं आती थी बचपन में, अगर हम कोई नोटबुक खरीदने जा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, तो मैथ्स की अलग से नोटबुक आती थी जिसमें रो और कॉलम बने होते थे, वैसे ही बन के आ जाता है फॉर्मेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि ग्रिड लाइन क्या चीज है। तो सिंपल सा आंसर है, एमएस वर्ड के पेज पर रो और कॉलम वाली लाइनों को ही ग्रिड लाइन कहा जाता है। अगर आप ऐसी लाइनें लाना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दो, और नहीं लाना चाहें तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। फिर आता है नेविगेशन पैन या पैनल, ये आपको पता ही है, जस्ट लाइक सर्च, जस्ट लाइक फाइंड, जस्ट लाइक फाइंड टूल, याद है ना? इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि अगर आप है ना एमएस वर्ड की फाइल में कुछ ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए फाइंड नाम के टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होती है। बट अब थोड़ा सा नए वर्जन में चेंज कर दिया है।
अगर आप है ना MS वर्ड की फाइल में कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो नेविगेशन पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको ओपन करने के लिए या तो Ctrl+F दबा देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर टिक कर दीजिए, तो आपकी MS वर्ड की फाइल में लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ है ना नेविगेशन पैनल खुल के आ जाएगा, जिसमें आप जो भी शब्द लिखेंगे ये तुरंत ढूंढ कर बता देगा कि ये कहाँ पर कितनी जगह पर MS वर्ड की फाइल में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने वहां लिख दिया जस्ट लाइक अ फाइंड टूल। पहले ना पुराने वर्जन में MS वर्ड में Ctrl+F दबाने पर क्या होता था, फाइंड टूल खुल के आता था, जिसमें हम किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं फाइल में। बट अभी क्या है, Ctrl+F दबाने से नेविगेशन पैनल खुल के आता है MS वर्ड की फाइल में। दोनों याद रखना, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ना चौथे नंबर पर हमें एक और यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलता है और वो है पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट हेडिंग डालिए। फोर्थ नंबर पर आता है पेज मूवमेंट। क्या चीज है भाई ये? देखो आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट केस में यानी कि स्वतः ही MS वर्ड की फाइल है ना, फाइल में जो पेजेस आते हैं वो ऐसे आ रहे होते हैं, एक के नीचे ऐसे आ रहे होते हैं। मान लो सपोज दैट कि आपने 4 पेज की फाइल बनाई है तो वो ऐसे दिख रहे होते हैं। इन पेजेस को ऊपर नीचे करने के लिए MS वर्ड की फाइल में यहाँ पर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दिया गया होता है, जिसको माउस से पकड़कर आप ऊपर नीचे इन पेजेस को देख सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वर्टिकल पेज मूवमेंट। क्या बोला जाता है? वर्टिकल पेज मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है भाई। हिंदी में अगर कहा जाए तो ऊर्ध्वाधर पेज मूवमेंट कहा जाता है, जो कि ये फॉर्मेट है। बट अगर आप चाहते हैं कि अपने MS वर्ड की फाइल के जितने भी पेजेस हैं उनको स्लाइड टू स्लाइड में देखना है, स्लाइड टू स्लाइड पेज मूवमेंट में, तब आपकी MS वर्ड की फाइल के सारे पेजेस है ना ऐसे दिखाई देंगे, दो दो करके। जैसे ये 2 पेज आ जाएंगे एक साथ, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2, और यहाँ आ जाते हैं ऐसे सिंबल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगली बार पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 आ जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 आ जाएगा। तो जितने भी पेजेस की फाइल आपने बनाई होगी वो ऐसे चलेंगे जैसे किसी किताब के पन्ने पलटे जाते हैं, तो उसे स्लाइड टू स्लाइड पेज मूवमेंट के नाम से बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया? ठीक। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि MS वर्ड की फाइल के पेजेस को देखने के लिए कितने प्रकार के पेज मूवमेंट मौजूद होते हैं, तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के, एक वर्टिकल और एक स्लाइड टू स्लाइड के नाम से। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है ये तो बता ही सकते हो ना, यानी कि अपने आप पेज मूवमेंट कौन सा आता है? दैट इज वर्टिकल वाला। आप चाहें तो स्लाइड टू स्लाइड में देख लीजिए, वरना अपने आप सारे पेजेस वर्टिकल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। एक बच्चे का कमेंट आया, सर यहीं से न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, नया पेज तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो भाई। MS वर्ड की फाइल में आपने टोटल मिला के 10 पेजेस बनाए हैं, टोटल 10 पेज की फाइल है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई नया पेज ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट वाले टैब के अंदर जाना पड़ेगा, और सबसे पहला ही जो ग्रुप यहाँ दे रखा है पेजेस के नाम से, उसमें एक टूल होता है ना ब्लैंक पेज वाला, उस टूल का इस्तेमाल करके आप जहां चाहें वहां पर पेज ऐड कर लो, ठीक है। जहां चाहें वहां पर पेज ऐड कर सकते हैं। बट आप है ना ये कहें कि पेज मूवमेंट वाले केस में ना आपको पेज ऐड करना है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये वाला दिख ही रहा होगा ना, वर्टिकल पेज मूवमेंट तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ ही रहा होगा। यानी जब आप फाइल को ओपन करके काम कर रहे होंगे तो सारे पेजेस ऐसे ही तो दिख रहे होते हैं। फिर आपको कहीं पर भी किसी एक ब्लैंक पेज को ऐड करना है, कर लो। फिर उन पेजेस को आपको स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट में देखना है तो स्लाइड टू स्लाइड में कर लो। यानी मोटा मोटा ऐसे कह सकते हैं हम यहाँ पर कि अगर आप है ना कहीं पर कोई भी ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं तो वर्टिकल पेज मूवमेंट में आप कहीं भी पेज को, नए पेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बीच में कहीं पर भी। और अगर नया पेज बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं लिखते लिखते, तो फिर तो लास्ट में आ ही जाएगा जो पेज आप, अगर आप कंटिन्यूसली टाइपिंग करेंगे तो। जैसे मान लो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 और एंड सो ऑन पेज नंबर 10 है, 1 2 3 और 10वां पेज है ना। आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, अब 10 पेज बन गए। अब आप फिर भी आगे लिखते जाओगे तो 11वां पेज भी आ जाएगा। तो सारा काम जो भी हो रहा है, यानी कि आप आगे और भी पेज बनाते जा रहे हो या आपको कहीं भी बीच में पेज ऐड करना है, तो ये सब वर्टिकल पेज मूवमेंट में ही हो रहा होता है, या वर्टिकल पेज मूवमेंट में ही आप करते हैं। पर जब आपने फाइल बना ली उसके बाद फिर आपको है ना इन पेजेस को वैसे देखना है जैसे किताब के पन्ने पलट के देखा जाता है, तो आप स्लाइड टू स्लाइड व्यू में चले जाओ, मतलब स्लाइड टू स्लाइड पेज मूवमेंट पर क्लिक कर दो यहाँ पर, फिर आप पढ़ो पेजेस को किताब की जैसे पढ़ना चाहते हो। तो समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा ना किसी न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं, कौन है ये? अंकित जी। तो न्यू पेज को ऐड करने का मतलब क्या था पूछ रहे थे आप? मतलब कहीं पर भी कोई नया ब्लैंक पेज ऐड करना, या फिर जैसे 10 पेज की फाइल है तो उसमें आगे कोई नया पेज ऐड करना। दोनों में से कुछ भी एक चीज पूछ रहे होंगे आप।
तो मैंने दोनों ही केस बता दिया, अब तो समझ में आ गया कि हम वर्टिकल पेज मूवमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उसमें ही हम काम कर रहे होते हैं, अपने पेजेस को देख रहे होते हैं। तो कहीं भी कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है वो भी कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर। और अगर मान लो 10 पेजेस के आगे हमें और भी कोई पेज आगे ऐड करना है, ऐड करने का मतलब आगे और भी पेज हमें चाहिए, तो कंटिन्यूसली टाइपिंग करते चले जाओ, अपने आप नया पेज आ जाएगा। अब 10वें पेज पर अभी जगह बची हो, फिर भी आप नहीं लिखकर 11वें पेज पर लिखना चाहते हैं, तो फिर पेज ब्रेक टूल का इस्तेमाल करिए, वो मिलेगा आपको इंसर्ट के अंदर, या फिर उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+एंटर। यानी अगर 10वें पेज पर आप 2 लाइन लिखकर बाकी पेज को खाली छोड़कर 11वें पेज पर लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर दबा दो, अपने आप कर्सर 11वें नंबर के पेज पर चला जाएगा और टाइपिंग कर लो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। चलो अब आगे देखो। इसके बाद है ना 5वें नंबर पर आपको यहाँ एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है जूम के नाम से। ये बात है ना हमें पता होनी चाहिए कि जूम इन शब्द का मतलब होता है बड़ा करना, यानी कि आपकी एमएस वर्ड की फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसे आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, पेज को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो जूम इन कहा जाता है उसे। और जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना, यानी कि एमएस वर्ड की फाइल को, पेजेस को आप छोटा करके देखना चाहते हैं तो फिर आप जूम आउट कर लीजिए। ठीक, एक बात ध्यान रखना कि जूम इन और जूम आउट की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी होती है, यानी कि मिनिमम तो आप 10% तक जूम कर सकते हो और मैक्सिमम आप 500% तक जूम कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट होता है बेटा 100% पर, यानी कि जब आप एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो जूम 100% पर, 100% पर सेट होकर आता है, जिसको मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर नोट कर लो। चलिए बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी। अब इसके बाद 6वें नंबर पर है ना, अच्छा एक बात और कि ये जूम नाम का जो टूल है वो आपको और कहाँ मिलता है? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। एक तो ये जूम मिलेगा आपको व्यू के अंदर, और एक जूम ये आपको स्टेटस बार में भी दिखता है, तो ये भी नोट कर लो, स्टेटस बार में भी दिखता है या दिखाई देता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेना, मतलब कि स्टेटस बार में भी है ना हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब 6वें नंबर पर है ना, यहाँ पर हमें एक और ग्रुप दिया गया है, वो है विंडोज के नाम से। इस विंडोज वाले ग्रुप के अंदर है ना सबसे पहला ही टूल दिया गया न्यू विंडो के नाम से। ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर एमएस वर्ड मतलब कंप्यूटर में कोई फाइल आपने ओपन की है, उसी फाइल को आप दोबारा से सेम ओपन कर सकते हो? जिन लोगों के पास कंप्यूटर है या जिन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा कुछ पता है, वो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन मेरा फिर से समझ लीजिए और सुन लीजिए। अगर आपने किसी फाइल को ओपन किया, उसी फाइल को है ना कंप्यूटर की सेम स्क्रीन पर, सेम जगह पर दोबारा से ओपन कर सकते हो? बताइए। देखो समझाता हूं मैं क्या मतलब है इस बात का। देखो इस बात का ये मतलब है, वैसे जनरली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल आप ओपन करना चाहते हैं या हम ओपन करना चाहते हैं तो उसका है ना एक आइकन बना होता है। हम अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे और कंप्यूटर में मान लो कोई फाइल है, तो उस फाइल का आइकन हमें दिखाई दे रहा होता है ऐसे। तो हम माउस से क्या करते हैं, माउस से ना उस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, और जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ये वाली फाइल हमारी ओपन हो जाती है, यानी कि हमारे सामने खुल के आ जाएगी, ये है हमारी फाइल। ठीक, अब मेरे से कोई ये बोले कि इसी फाइल को दोबारा से ओपन करके दिखा दो, यानी इसी के बराबर, इसी के साथ हमें खोल के दिखा दो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कोई तरीका नहीं है इसका, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसी फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए आपको फिर से इसी आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा ना, और जैसे ही इस फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो वो पता है कंप्यूटर अपने आप बोलता है लो जी ये खुली तो है फाइल, अब क्या कर रहे हो? कंप्यूटर अपने आप ही दिखा देता है, इसे शो करके इंडिकेट करते हुए दिखा देता है कि ये फाइल खोल तो रखी है, अब क्यों बार बार डबल क्लिक कर रहे हो? यानी कि हम एक ही फाइल को कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही बार खोल सकते हैं, बट नहीं, हमें तो एक ही फाइल को कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक से ज्यादा बार खोलना है। तब है ना फिर इस न्यू विंडो नाम के अलग से टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बट क्यों? कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फाइल अगर खुली हुई है, हम देख रहे हैं, तो फिर इसी फाइल को दोबारा ओपन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो ऐसी जरूरत हमें तब पड़ती है जब एक कंप्यूटर स्क्रीन के साथ 2 मॉनिटर स्क्रीन जुड़ी हो। क्या ऐसा संभव है? हाँ संभव है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके साथ जरूरी नहीं है कि एक ही मॉनिटर स्क्रीन हो, 2 भी 3 भी हो सकती हैं, और भी आगे मॉनिटर स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसका रियल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपकी क्लास में है। क्या इस क्लास में, इस क्लास को चलाते समय हमारे एक कंप्यूटर के साथ 2 स्क्रीन कनेक्टेड है, एक तो कंप्यूटर वाली मॉनिटर स्क्रीन और एक हमने एलईडी स्क्रीन को भी कनेक्ट किया हुआ है। कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर तो हम ये देखते रहते हैं कि हमारी क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा नीचे की तरफ देखता रहता हूँ कभी कभी, तो मेरे इस
एंगल पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है मेरे सामने, उसमें जनरली मैं देखता रहता हूँ कि क्लास प्रॉपर चल रही है नहीं, कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और एक सामने है ना मेरे एलईडी टीवी लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आप सभी लोगों के कमेंट्स चल रहे होते हैं, जो मैं कमेंट्स पढ़कर आपको रिप्लाई करता हूँ। तो एक ही कंप्यूटर के साथ 2 मॉनिटर स्क्रीन हो गई या नहीं हो गई। तो अब सपोज दैट कि मान लो एमएस वर्ड की फाइल खोली मैंने, अब इस फाइल को मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखाना चाहता हूँ और इसी फाइल को मेरे को एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाना है, तब जाके ये वाला टूल काम में आएगा। अदरवाइज हम एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार ओपन नहीं कर सकते। कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बच्चे ने लिखा है सर, हाँ सर मिनिमाइज करके दोनों देख लेते हैं। मिनिमाइज करके दोनों देख लेते हैं क्या? एक ही फाइल को पहले तो एक से ज्यादा बार ओपन करके दिखाओ, बात तो ये चल रही है ना। और क्या लिखा है एक बच्चे ने, सर फाइल को डाउनलोड करना हो तो हम फाइल को डेस्कटॉप से बहुत बार देखते हैं। फाइल को डाउनलोड करना हो तो हम फाइल को डेस्कटॉप से, लिख रहे हो आप, डेस्कटॉप पर होगा शायद, बहुत बार देखते हैं। हाँ देखो, अगर डाउनलोड करने वाली बात है ना, सपोज दैट कि डाउनलोड अगर आपने फाइल की है तो फाइल भी पता है क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे एक ही फाइल को आप इंटरनेट से कई बार डाउनलोड कर लो, ये तो चलो हमारे कंप्यूटर में पहले से फाइल बनी हुई है जिसको मैं ओपन करना चाह रहा था, अब मैं कंप्यूटर में नहीं है मेरे फाइल, मैं तो कहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ किसी वेबसाइट वगैरह से। तो आपने नोटिस किया है जब कोई फाइल इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड की जाती है जिसका नाम है मान लो फाइल 1, है ना, या ऐसा कर लो सपोज दैट कि ये जो फाइल है, मान लो मैं किसी वेबसाइट से एमएस वर्ड की फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और इस एमएस वर्ड की फाइल का नाम है बेटा abc.docx, ये फाइल है हमारी, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली। तो अब ये फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। अब मैं इंटरनेट से फिर दोबारा इसी फाइल को डाउनलोड करूंगा, सेम इसी फाइल को, तो अब ऐसा लिखा आ जाएगा abc.docx और ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसे आता है नहीं। अब इसी फाइल को मैं थर्ड टाइम डाउनलोड कर लूं अपने कंप्यूटर में तो ऐसे लिखा आ जाएगा abc.docx3, यानी कि ब्रैकेट में ऐसे 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि ये फाइल पहले से डाउनलोड हो चुकी है, आप इसे मल्टीपल टाइम डाउनलोड कर रहे हैं, और अगर आप मल्टीपल टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये फाइल अलग अलग रिएक्ट करेंगे, भले ही एक ही फाइल है बट आप इनको अलग अलग फाइल की तरह देख रहे हो। भाई तरीका तो यही है ना कि आपने अगर एक फाइल डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से तो बस काम हो गया आपका, अब इसे ओपन करके पढ़ लो, देख लो जो करना है। इसी फाइल को कई बार क्यों डाउनलोड कर रहे हो भाई? अगर मान लो अगर कर भी रहे हो तो फिर ब्रैकेट में ऐसे बना हुआ आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये अलग अलग फाइल है। अब जब इन तीनों फाइलों को ओपन करेंगे ना कंप्यूटर में तो दिखेंगी तो तीनों एक जैसी, क्योंकि एक ही फाइल को 3 बार डाउनलोड करा है, बट कंसीडर ये 3 फाइल की जा रही हैं, यानी कि ये फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 2 और ये फाइल नंबर 3, ऐसे हो रहा होता है डाउनलोड के केस में। बताओ बात समझ में आई है नहीं? बट अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड वगैरह नहीं की है, अपने कंप्यूटर में ही बनाई है फाइल, तो उस कंडीशन में अगर आप उस फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल खुल जाएगी, फिर दोबारा उस फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो कंप्यूटर ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल खुली हुई है, अब क्या कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, आपको इसी फाइल को दोबारा से खोलना है, तो फिर एमएस वर्ड में ये टूल दिया गया न्यू विंडो नाम का, जिससे आप ये काम कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया आपको कि ऐसा करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप अपने कंप्यूटर के साथ एक से ज्यादा मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्टेड करते हैं और अलग अलग मॉनिटर स्क्रीन पर एक ही फाइल को दिखाना चाहते हैं लोगों को, तब ऐसा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक और टूल दिया जाता है, दैट इज स्प्लिट विंडो के नाम से। वैसे स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखो जरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एमएस वर्ड की सपोज दैट 10 पेज की फाइल बनाई हुई है, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 10, तो आप बोलेंगे 10 क्या सर, हम 100 पेज की फाइल बना लेंगे, हमारी मर्जी। ठीक है भाई, आप 10 पेज की फाइल बनाओ, 100 पेज की फाइल बनाओ, आपकी मर्जी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी पेजेस को आप स्क्रीन पर एक ही बार में देख लें, सारे के सारे पेजेस एक ही बार में आपको दिखाई दें? हाँ ऐसा हो सकता है जब आप जूम को बहुत कम कर दें, मतलब इन फाइलों के साइज को बहुत छोटा कर दें, जिसको जूम आउट कहा जाता है, जूम 10% तक 20% तक लेके जाएं, तो ये फाइल के जो पेजेस है ना बहुत छोटे छोटे से टुच्चू टुच्चू से दिखाई देते हैं। तो दिख तो जाएंगे सारे पेज मॉनिटर की स्क्रीन पर पढ़ नहीं पाओगे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल का जो पेज है ना वो बहुत छोटा हो गया है, तो उसमें लिखे हुए कंटेंट को आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए इन फाइल के जो पेजेस है उनका साइज बड़ा करना पड़ेगा, और जैसी फाइल के पेजेस बड़े होते जाएंगे एक ही समय पर सारे के सारे पेज नहीं दिखाई दे सकते। तो अगर आपको सारे के सारे पेजेस को पढ़ना है, वो भी एक एक करके, तो आपको यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इसको माउस से पकड़ के आप ऊपर नीचे जब करते हो ना तो ये पेज ऊपर नीचे खिसक जाएंगे, और जो पेज आपको पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब सपोज दैट कि आपको है ना पहले वाले पेज पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे देखकर 10वें पेज पे लिखना है, क्या करना पड़ेगा? आप वर्टिकल स्क्रॉल बार से ना नीचे 10वें पेज पे जाओगे,
टाइप करोगे, फिर पहले पेज पर पढ़ने आओगे तो ऊपर जाओगे, फिर यहाँ पढ़ोगे, फिर स्क्रॉल बार से नीचे जाओगे, फिर यहाँ टाइप करोगे, फिर पढ़ने जाओगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही समय पर पहला पेज और 10वां पेज मॉनिटर की स्क्रीन पर दिख नहीं सकता भाई, एक ही समय पर सारे पेजेस नहीं दिख सकते ना, तो पहला और 10वां एक साथ नहीं दिख सकता। तो आपको इसको स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके आपको पहला 10वां पहला 10वां पहला 10वां ऐसा पेज देखना पड़ेगा। तो कोई टूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉनिटर की स्क्रीन पर पहला और 10वां पेज एक ही साथ खुले आ जाएं, तब है ना हम स्प्लिट विंडो टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मान लो हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है, तो इसमें हमारी जो फाइल है ना वो ऐसे दो भाग में खुल के आ जाती है। यानी ऊपर वाले एरिया में भी मान लो फाइल का नाम है abc.docx और नीचे वाले एरिया में भी abc.docx, यानी एक ही फाइल दो जगह खुल रही होती है। यहाँ पर भी स्क्रॉल बार आ जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पर भी वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है। तो आप इसी सेम फाइल का पेज नंबर 1 तो यहाँ पर ओपन कर लो और इसी फाइल का पेज नंबर 10 आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। और अब आपको बार बार ये ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर पेज नंबर 1 को देखते हुए पढ़ते हुए पेज नंबर 10 पर जो टाइपिंग करनी है वो कर लो आप। तो स्प्लिट विंडो टूल का मतलब यह है कि एक ही फाइल को दो मॉनिटर स्क्रीन पर दो हिस्सों में स्प्लिट करके देखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। लिखना चाहते हो देख लो, नहीं तो सिंपल से याद रखिए कि एमएस वर्ड की एक ही फाइल को मॉनिटर स्क्रीन पर दो पार्ट में देखना स्प्लिट विंडो टूल कहलाता है। बताइए जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, अब इसके बाद है ना एक और यहाँ टूल दे रखा है आपको, दैट इज स्विच विंडो। इसका क्या मतलब है? देखो, स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि आपने ना एमएस वर्ड की कई सारी फाइलें ओपन की हुई हैं। सपोज दैट कि आपने अपने कंप्यूटर में abc.docx नाम की फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, abc.docx, मान लो आपने ना xyz.docx नाम की फाइल ओपन की हुई है, आपने 123.docx नाम की फाइल ओपन की हुई है। तो कितनी फाइल ओपन है? 3 फाइलें ओपन की हैं आपने एमएस वर्ड की अपने कंप्यूटर में। तो इनके बीच में ना इजीली और क्विकली स्विच करना है। कभी आपको एबीसी वाली फाइल देखनी है, कभी आपको 123 वाली फाइल देखनी है, कभी आपको XYZ देखनी है, फिर 123 देखनी है, फिर एबीसी देखनी है। तो इन्हीं फाइलों के बीच में जल्दी जल्दी क्विक चेंज करके आपको फाइलें अगर देखनी हो तो आप इस स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना तो आपको ये लिस्ट दिखने लग जाती है कि इतनी फाइलें अभी इस समय कंप्यूटर में खुली हुई हैं एमएस वर्ड की। तो जिस भी फाइल को आपको ओपन करना है उस पर क्लिक कर दो, वो ओपन हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर आप एमएस वर्ड में खुली हुई फाइलों के बीच में इजीली यानी आसानी से और क्विकली यानी जल्दी से स्विच करना चाहें तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वैसे मैं यहाँ पर ये बात और बता दूं कि ये जो स्विच विंडो आप कर रहे हो ना, ये काम टास्क बार से भी हो जाता है, टास्क बार से भी कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? आपको पता है ना, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन में सबसे नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी आती है जिसको टास्क बार कहते हैं। चाहे एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोलो या मत खोलो, नीचे टास्क बार तो आता ही है। तो जितनी भी एमएस वर्ड की फाइलें आप ओपन कर रहे हैं या जितनी भी कोई भी फाइलें आप ओपन कर रहे हैं उनके भी है ना वो छोटी छोटी विंडो आपको टास्क बार में दिख रही होती है कि इतनी फाइलें आपने ओपन कर रखी हैं। तो वहां से भी आप स्विच कर सकते हैं फाइलों के बीच में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फाइलों के बीच में या ओपनड फाइलों के बीच में क्विकली और इजीली स्विच करना हो तो स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टास्क बार से भी स्विच कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले तो याद रखिए, एक ही फाइल को एक से ज्यादा बार ओपन करना है तो न्यू विंडो टूल का इस्तेमाल होगा। एक ही फाइल को मॉनिटर स्क्रीन पर दो पार्ट में देखना है तो स्प्लिट विंडो टूल का इस्तेमाल होगा। और एक से ज्यादा फाइलें जो आपने ओपन की हैं उनके बीच में इजीली और क्विकली स्विच करना हो तो स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब आगे देखो, 7वें नंबर पर है ना, यहाँ पर आपको एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है मैक्रोज के नाम से। ये क्या होता है? हिंदी में भी आप इसे मैक्रोज ही कहेंगे। ठीक है, अगर कम शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना है कि मैक्रोज क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर, तो आप इसे लिखिए एक रिकॉर्डिंग टूल। क्या है? रिकॉर्डिंग टूल। तो क्या रिकॉर्ड करता है भैया? ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे जब ये रिकॉर्डिंग चल रही होती है मैक्रोज की, तो बेसिकली जो माउस पॉइंटर होता है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे, माउस पॉइंटर ऐसे तीर के निशान जैसा दिखता है, तो इसके नीचे ना ऐसे कैसेट जैसा सिंबल भी बन के आ जाता है। ये वही वाली कैसेट है जो पहले ऑडियो कैसेट चला करती थी, टी सीरीज वाली, गुलशन कुमार वाली ऑडियो कैसेट, उसी जैसा सिंबल बन के आ जाएगा माउस पॉइंटर का। अगर ऐसा सिंबल बन के आ रहा है किसका? माउस पॉइंटर का, तो समझ जाइए कि मैक्रोज की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब क्या रिकॉर्ड करता है वो जल्दी से समझा देता हूँ, फिर खत्म भी करना है हमें इस टॉपिक को। देखो एक्चुअली आप मुझे ये बताओ, आपको एक टूल के बारे में याद है जो मैंने होम वाले मेन्यू या टैब के अंदर बताया था? फॉर्मेट पेंटर, याद है?
फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल क्या करता था, जैसे मान लो कोई हेलो नाम का शब्द लिखा है, इसको आपने बोल्ड कर दिया, इसको आपने इटैलिक कर दिया यानी तिरछा कर दिया, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, इसको आपने कलर कर दिया, तो ये सारे के सारे टूल क्या कहलाते हैं, इनको फॉर्मेटिंग टूल कहते हैं, इनको बोलते हैं बेटा फॉर्मेटिंग टूल। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस हेलो नाम के शब्द को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल को होम वाले टैब में से क्लिक करेंगे, तो इस शब्द के ऊपर जितने भी फॉर्मेटिंग टूल अप्लाई किए गए हैं इस शब्द के ऊपर वो सारे कॉपी हो जाते हैं एक बार में। और आप फिर किसी दूसरे शब्द पर, जैसे हाई नाम का कोई शब्द लिखा हुआ है, तो उस पर अगर माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे टूल एक ही बार में अप्लाई हो जाते हैं। होते हैं नहीं, किसके थ्रू, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। याद आ गया, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो जो फॉर्मेट पेंटर है ना, एक तरीके से ये भी तो रिकॉर्डिंग ही कर रहा है भाई। इसने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल ने ये देखा कि हेलो नाम के शब्द पर कौन कौन से फॉर्मेटिंग टूल लगे हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, इनको एक तरीके से रिकॉर्ड किया और दूसरे शब्द पर पेस्ट मार दिया। तो माउस के सिंगल क्लिक से ये ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन चारों के चारों टूल इस पर अप्लाई हो गए। अगर इंडिविजुअल करते तो 4 जगह माउस से क्लिक 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 करके या 4 शॉर्टकट की इस्तेमाल करके ये काम होता, जबकि यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के थ्रू एक ही माउस क्लिक से ये काम हो गया है। तो समझ लो जो फॉर्मेट पेंटर करता है उसके डैडी हैं ये, उसके पापा कहे जाते हैं। ये तब ये टूल इस्तेमाल में लाया जाता है मैक्रोस का, जब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में कोई एक फाइल बन रही है और एक फाइल के ऊपर बहुत सारे टूल्स अप्लाई किए गए हों, बहुत सारे टूल्स, बहुत प्रॉपर तरीके से फाइल बनाई गई है, फिर उन्हीं टूल को आप मल्टीपल फाइल पर अप्लाई करना चाहें। जैसे एक फाइल पर प्रॉपर तरीके से सारे टूल अप्लाई कर लिए, घंटों घंटों लगा आपको समय उस फाइल को बनाने में। अब इसी की जैसी 1000 फाइलें बननी है, तो 1000 जो फाइलें होंगी उन पर माउस के एक सिंगल क्लिक से या एक ही शॉर्टकट की से आप ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अप्लाई कर दो, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, तो काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो इसी को बेटा बोलते हैं मैक्रोज। तो सबसे पहला नाम तो ये ध्यान रखना कि मैक्रोज बेसिकली एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसमें किसी भी फाइल में जितने भी टूल्स अप्लाई किए जा रहे होते हैं, किसी फाइल को बनाते समय जितने भी टूल अप्लाई किए जा रहे होते हैं, उन सबकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, उन सबकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। बताइए बात समझ में आ गया नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब पता है होता क्या है, जैसे आप इस मैक्रोज वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको है ना यहाँ 2 टूल देखने को मिलते हैं। एक तो टूल पर लिखा होता है रिकॉर्ड मैक्रो, यानी इसके थ्रू आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और एक टूल होता है व्यू मैक्रो, यानी आपने ऐसा हो सकता है ना पहले से रिकॉर्डिंग कर रखी हो, तो अगर आप पहले से रिकॉर्ड की गई मैक्रो की लिस्ट देखना चाहते हैं, पहले से रिकॉर्ड की गई मैक्रोज की लिस्ट देखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग की लिस्ट देखना चाहते हैं कि पहले से आपने कितनी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, तो आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर है ना आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं Alt+F8, क्योंकि बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप MS वर्ड में मैक्रोस की रिकॉर्डिंग की लिस्ट देखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन में लिखा था Alt+F8, वही सही आंसर था। ठीक, अब इसके अलावा अगर आपको एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, किसी फाइल को लिखते समय एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करो। अब जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तुरंत है ना आपके सामने कई सारे स्टेप आ जाएंगे। तो जनरली 4 स्टेप होते हैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आपको मैक्रो का नाम देना पड़ेगा, यानी कि उस रिकॉर्डिंग का नाम, क्योंकि फिर बाद में हौश पौश नहीं हो जाएगा कि इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग में ये चीज़ है, इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग में ये चीज़ है, फिर मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। तो अलग अलग करने के लिए हर एक मैक्रो रिकॉर्डिंग का नाम दे दिया जाता है। तो पहला नाम है मैक्रो का नेम। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप असाइंड मैक्रो, या असाइंड बोल दीजिए। इस असाइंड का बेसिकली असाइंड लिख लो या असाइन लिख लो, असाइन मैक्रो। इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे है ना अगर आप चाहें तो कोई शॉर्टकट की या फिर कोई है ना मान लो माउस बटन भी कह सकते हो या शॉर्टकट की कह दो, शॉर्टकट की ऐसे लिख दो, या फिर है ना कीबोर्ड से कोई सिंगल बटन। शॉर्टकट की का जनरली मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, यानी कि जैसे Ctrl+A Ctrl+F, ये कॉम्बिनेशन होता है ना 2 बटनों के, तो इसे शॉर्टकट की कह देता है। या फिर है ना कीबोर्ड से कोई सिंगल बटन दबा दो आप, तो ये भी है ना आप असाइन कर सकते हैं किसी मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए। पर यहाँ कंडीशन ये है कि अगर आप कोई शॉर्टकट की बना रहे हैं या कोई बटन सेलेक्ट कर रहे हैं किसी मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये शॉर्टकट की या ये बटन पहले से किसी और चीज के लिए इस्तेमाल में ना लाया जा रहा हो, ये अनअसाइंड होने चाहिए। अनअसाइंड मतलब असाइन कर रहे हो बट ये पहले से अनअसाइंड होने चाहिए, मतलब आप कोई शॉर्टकट की नई बनाने जा रहे हो बट वो पहले से यूज ना हो रही हो किसी काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपको शॉर्टकट की देनी है तो शॉर्टकट की दे दो, बना दो, या कोई बटन बनाना है तो बटन बना दो, बनाने का मतलब सेलेक्ट कर लो। ठीक, इसके बाद तीसरे स्टेप पे होता है स्टोर्ड मैक्रो इन। स्टोर्ड
मैक्रो इन, यानी कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही होंगी मैक्रो वाली वो कहाँ पर स्टोर होंगी, जैसे सी ड्राइव के अंदर हेलो नाम के फोल्डर के अंदर, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। और चौथे स्टेप पर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप हर एक मैक्रो रिकॉर्डिंग का एक विवरण या वर्णन लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि ये मैक्रो रिकॉर्डिंग किस काम के लिए रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसे टोटल मिला के 4 स्टेप होते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपर में जहां पर ये पूछ लेते हैं कि बताओ मैक्रो रिकॉर्डिंग में दूसरा स्टेप क्या होता है, मैक्रो रिकॉर्डिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो ये आप 4 स्टेप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप सभी लोगों को कि अगर आप मैक्रोज की बात कर रहे हैं तो एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसमें किसी दस्तावेज को लिखते समय जो जो टूल आप अप्लाई करते जा रहे हैं उनकी एक रिकॉर्डिंग बन जाती है, और उस रिकॉर्डिंग को आप किसी दूसरे दस्तावेज पर किसी शॉर्टकट की से या केवल एक सिंगल बटन से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर्मेट प्रिंटर होता है, बस ये समझ लो फॉर्मेट प्रिंटर एक छोटा टूल है, ये बड़ा टूल होता है। ठीक, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो अब आगे देखो जल्दी से फटाफट। इसके बाद है ना 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पर यहां पर आपको एक और ग्रुप देखने को मिल जाएगा जिस पर प्रॉपर्टीज लिखा होता है। प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है? प्रॉपर्टीज का मतलब है जस्ट लाइक इन्फो टूल, जस्ट लाइक इन्फो टूल। ठीक है जी, इन्फो टूल आपको कहां देखने को मिला था? फाइल के अंदर, याद है? जब मैंने बिल्कुल शुरुआत करी थी तो इसी टूल से शुरुआत करी थी, इन्फो टूल से, जिसमें आपकी फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन या सूचना मिल जाती है कि ये फाइल कब बनी थी, कौन सी तारीख को, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, कितने शब्द लिखे गए, सारी इन्फॉर्मेशन है ना फाइल के बारे में आ जाती है। तो यही चीज है ना प्रॉपर्टी से भी देख सकते हो, यहां से भी दिख जाती है और फाइल के अंदर इन्फो नाम के टूल से भी यही सेम चीज दिख जाती है। ठीक, चलो अब लास्ट में बचता है आपका हेल्प, जल्दी से फटाफट इसे भी देख लेते हैं और फाइनली हमारा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा एमएस वर्ड का। इसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक, देखो जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो आपको है ना सबसे पहला ही ग्रुप मिलेगा और इकलौता ही ग्रुप मिलता है, एक ही ग्रुप होता है इसमें हेल्प के नाम से, और इसके अंदर भी हेल्प नाम का टूल आपको मिल जाएगा। इस हेल्प टूल का मतलब होता है टेक्स्ट हेल्प और इसकी शॉर्टकट की होती है फंक्शन की F1। अभी समझाऊंगा, पहले आप जल्दी से लिख लो। इसके बाद एक और यहां पर टूल दे रखा है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है, यहां दे रखा फीडबैक, यहां दे रखा होता है फीडबैक, और फीडबैक को आप लिख सकते हैं सजेशन। सजेशन मतलब सुझाव। ठीक, इसका तीसरे नंबर पर दिया होता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। कॉन्टैक्ट सपोर्ट को आप यहां लिख सकते हैं दैट इज रोबोटिक चैट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ अगर आप रोबोटिक चैट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर लिखा हुआ आता है शो ट्रेनिंग। शो ट्रेनिंग का मतलब होता है वीडियो ट्यूटोरियल, यानी अगर मान लो आप किसी भी टूल के बारे में हेल्प पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसकी वीडियो देख लो। और लास्ट में आता है व्हाट्स न्यू, इसका मतलब होता है नया क्या है, नया क्या है, यानी कि सपोज दैट के एमएस वर्ड में कोई अपडेट आती है और उस अपडेट करने के बाद आपको पता ही नहीं चला कि क्या नया अपडेट हुआ है, तो आप व्हाट्स न्यू में जाके देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ आ जाता है कि नई जो अपडेट आई थी उसमें ये चेंज या ये बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक, अब देखो अगर सपोज दैट कि आपको है ना किसी टूल के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मैक्रोस की रिकॉर्डिंग आपको करनी नहीं आती, तो आप हेल्प पैनल में जाकर ये चीज पढ़ के सीख सकते हैं। फीडबैक का मतलब क्या है कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कोई सुझाव देना चाहते हैं कि भैया ये मैक्रोज है ना हटाई दो, तुम इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप अपना सुझाव लिख दो यहाँ पर फीडबैक में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास ये फीडबैक पहुंचेगा, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आपका फीडबैक वो एक्सेप्ट कर लेंगे। खैर ऐसा नहीं होगा ठीक, मतलब बहुत ज्यादा फीडबैक आने चाहिए एक ही बात के लिए, तभी ऐसा हो सकता है कि वो चीज कोई हटा दें या जोड़ दें, वरना तो वो उनका जैसा मन करेगा वैसे ही करते हैं। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में ना आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक रोबोटिक चैट कर सकते हो जिसका रिप्लाई एक रोबोट कर रहा होता है। शो ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे, पढ़ के आप समझ नहीं पा रहे कि किसी टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वीडियो देख लो। आजकल वीडियो देखकर ज्यादा समझ में आता है, तो वीडियो देख लो, और ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो भैया आज की क्लास में हमने एमएस वर्ड का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था पूरा, वो पूरा का पूरा समझ लिया है। ये थ्योरेटिकल वे में